आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी का हुकूमत में इंजमाम नामुमकिन, तेलंगाना कैबिनेट का फैसला। आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन को हुकूमत की आखिरी मोहल्लत, 5 नवंबर तक ड्यूटी पर न लौटने पर सभी रूट्स को खानगियाने की धमकी। मुतालबात की मुकम्मिल यकसुई तक हड़ताल जारी रखने आरटीसी जेएसी का फैसला, एहतजाज का शेड्यूल जारी। कपास के किसान दरमियानी अफराज से रुजू न हो, मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने खरीदारी के मराकज के लिए तैयारियों का लिया जायजा। और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का 40% तदरीसी अमला उर्दू से नाबलद, वाइस चांसलर का एतराफ। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज फिर एक मरतबा आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन से ड्यूटी पर लौटने की एक और मोहलत दी। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन 5 नवंबर तक ड्यूटी पर लौट जाएं, उसके बाद मौका फराहम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 49,000 मुलाजिमीन को सड़क पर लाने का हुकूमत का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर की रात 12 बजे तक ड्यूटी पर ना लौटने पर आरटीसी को मुकम्मिल प्राइवेट कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि काबीना ने 50% बसों को प्राइवेट करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक 5,100 बसों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा और 5,100 बसें आरटीसी के तहत चलाई जाएंगी। उन्होंने हड़ताली मुलाजिमीन को मशवरा दिया कि वो गैर मशरूत तौर पर ड्यूटी पर लौट जाएं। केसीआर ने फिर एक बार दो टोक अंदाज में कहा कि आरटीसी को हुकूमत में जम नहीं किया जाएगा। करीब 5 घंटे तक चले काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि ट्रांसपोर्ट निज़ाम को सेहतमंद बनाने के लिए रियासती काबीना ने यह फैसला लिया है। केसीआर ने कहा कि 2019 मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट के मुताबिक ये फैसला लिया गया है, इसमें अब किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। उन्होंने मुलाजिमीन से कहा कि 5 नवंबर की निस्फ शब तक खिदमात से रुजू होने वाले मुलाजिमीन की मुलाजिमत बरकरार रहेगी, अगरचे कि मुलाजिमीन हाजिर नहीं होंगे, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि खानगी बसें जो चलाई जाएंगी उसकी पूरी निगरानी हुकूमत करेगी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की क़यादत में कमेटी काम करेगी। तमाम पास होल्डर्स काबिल कबूल होंगे, अवाम को इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केसीआर ने यह भी कहा कि मुनाफा बख्श रूट्स आरटीसी को दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि जुमला 10,400 बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें 2,100 किराए की बसें चल रही हैं। करीब 3,000 बसें नाकारा हो चुकी हैं। इन नागहानी सूरत हाल में ये फैसला लिया गया है। वज़ीर आला ने फिर एक बार कहा कि मुलाजिमीन की हड़ताल गैर कानूनी है। इसका ऐलान लेबर जॉइंट कमिश्नर ने पहले ही कर दिया है। एक बार हड़ताल गैर कानूनी करार दी जाए तो फिर इंतज़ामिया और मुलाजिमीन के दरमियान कोई ताल्लुक़ बरकरार नहीं रहता। वज़ीर आला ने बताया कि काबीना में 49 मौज़ूओं पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि मुलाजिमीन के ग्रानी अलाउंस को भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से जो भी फैसले लिए गए हैं इसमें कामयाबी हुई है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की को नज़र में रखते हुए हुकूमत फैसले करती है। आरटीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मुतालबात की यकसुई तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ताहाल आरटीसी की तकसीम का अमल मुकम्मिल नहीं हुआ है और वो तमाम आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ही हैं, इसलिए हुकूमत की जानिब से कोई भी फैसला किया जाए इससे कुछ नहीं होगा और मुलाजिमीन को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। आरटीसी जॉइंट एक्शन कमेटी और अपोजिशन जमातों के कायदीन की मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मरकज़ की जानिब से अभी तक आरटीसी को तकसीम नहीं किया गया है और 4 या 5 नवंबर को दिल्ली का दौरा करते हुए इस मामले में मुदाखलत की मरकज़ से ख्वाहिश की जाएगी। अश्वत्थामा रेड्डी ने मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करते हुए बताया कि 3 नवंबर को तमाम बस डिपोओं के पास और मौज़ूआत में इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। 4 नवंबर को बस डिपोओं के पास सियासी जमातों के कायदीन के साथ मिलकर हड़ताल की जाएगी। 5 नवंबर को सड़क बंद एहतजाज किया जाएगा। 6 नवंबर को बस डिपोओं के पास एहतजाज किया जाएगा और 9 नवंबर को टैंक बंड पर एहतजाज होगा। काबीना के इजलास में आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए आज अपोजिशन जमातों की जानिब से गन पार्क में यादगार शहीदा के पास 1 घंटे तक खामोश एहतजाज किया गया। इस खामोश एहतजाज में जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम, सीपीआई और सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी, टी वीरभद्रम, तेलुगु देशम के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर, आरटीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन अश्वत्थामा रेड्डी, राजी रेड्डी के अलावा खवातीन और तुलबा तंजीमों ने हिस्सा लिया। इन कायदीन ने 29 दिनों से आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से की जा रही हड़ताल पर चीफ मिनिस्टर
चंद्रशेखर राव की जानिब से किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इन कायदीन ने हुकूमत से आरटीसी मुलाजमीन से बातचीत करने का मुतालबा किया। आरटीसी जेसी ने वाज़ेह किया है कि हड़ताल के मसले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की जाएगी और हड़ताल में शिद्दत पैदा की जाएगी। कन्वीनर जेसी अश्वत्थामा रेड्डी ने विद्यानगर में जेसी अपोजिशन कायदीन के साथ इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हड़ताल के मसले पर न सिर्फ अमित शाह से मुलाकात की जाएगी बल्कि वर्कर्स के तय टीआरएस हुकूमत के नामुनासिब रवैये से भी उनको वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात 4 या 5 नवंबर को होगी। उन्होंने कहा कि आरटीसी की तकसीम से मुतालिक हुकूमत का कोई भी फैसला गलत होगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि मसाइल के हल तक ये हड़ताल जारी रहेगी। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आज इस खदशे का इजहार किया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ किए जाने वाला नया रेवेन्यू कानून रियासत के दही इलाकों में खून खराबे की वजह बन सकता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सर्वे किए बगैर ही रिकॉर्ड्स को तैयार कर दिया है, जिसकी वजह से कई अफराद असाइंड लैंड्स के और दूसरे अराजियात के हुकूक से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि नए रेवेन्यू कानून से रियासत में अराजी से मुतालिक नए तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अजला, हैदराबाद और रंगारेड्डी के अतराफ़ के इलाकों के गरीब आवाम को अराजियात से महरूम करने की साजिश की जा रही है। इस सिलसिले में रियासती असम्बली में कांग्रेस आवाज़ उठाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत के किसी भी मौजू में अराजी का सर्वे नहीं हुआ, सर्वे के बगैर ही रिकॉर्ड तैयार कर लिए गए हैं। कांग्रेस दौरे हुकूमत में गरीबों को अराजी का हक दिया गया था, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत उनके हुकूक छीन रही है। जद्दोजहद अराजी के वक्त कांग्रेस पार्टी ने कई क़वानीन तैयार करते हुए गरीबों को अराजी हुकूक फराहम किए थे। कांग्रेस दौर में ही अराजी असलाहात लाए गए। उन्होंने कहा कि गरीबों को अराजी के हुकूक देने के लिए कांग्रेस ने नक्सलाइट्स के साथ बातचीत करते हुए उनकी जानिब से उठाए गए 93 मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई की थी। तेलंगाना के कपास के किसानों पर जोर दिया गया है कि वो अपनी पैदावार रास्त तौर पर ख़रीदारी के मराकज़ को ले जाएं, जिनका आगाज़ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रियासत भर में किया है। किसानों से ख्वाहिश की गई है कि वो दरमियानी अफराद से रुजू न हो। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, जिन्होंने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों के साथ रियासत में कपास की ख़रीदारी की तैयारी का जायज़ा लिया, कहा कि कॉरपोरेशन 105 खरीदी के मराकज़ चलाएगा, जबकि कपास की ख़रीदारी के लिए 278 मार्केट यार्ड्स की निशानदही की गई है। उन्होंने कहा कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अहदेदार खरीदारी के मराकज़ पर दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इन खरीदारी के मराकज़ पर लाई जाने वाली कपास में 12% से कम नमी हो, ताकि उन्हें मुकर्ररा इमदादी कीमत मिल सके। उन्होंने कहा कि कपास के किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिस पर उन किसानों ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को भारतीय किसान मोर्चा के तवस्सुस से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद अमित शाह ने हिदायत दी कि रियासत में कपास की खरीदारी की तैयारी का जायज़ा लिया जाए। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 50 लाख एकड़ अराजी पर कपास की फसल उगाई जाती है और इस मरतबा बेहतर फसल की तवक्को है। पेशरव अजला, वरंगल, आदिलाबाद और महबूबनगर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। किसान मोर्चे के वर्कर्स किसानों से रब्त में हैं ताकि खरीदी के अमल पर उनसे राय हासिल की जा सके। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने आज शहर की सड़कों से मुतालिक अहदेदारों और रियल स्टेट के नुमाइंदों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर रियल स्टेट के नुमाइंदों ने नए स्लिप रोड के तफसीलात से वज़ीर मौसूफ को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि GHMC के अहदेदारों ने अब तक कई इलाकों में स्लिप रोड की निशानदही की है। इस सिलसिले में आवाम से भी सलाह मशवरा हासिल करते हुए अब तक स्लिप रोड के लिए तकरीबन 300 तजावीज़ उसूल किए गए हैं, जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में ट्रैफिक की मुश्किलात पाई जाती हैं, वहाँ पर खलील मुद्दत में सड़कों की तामीर अंजाम दी जाएगी। कामों में तेज़ी लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अहदेदारों की खिदमत हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि शहर में रियल स्टेट का शोबा तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। हुकूमत की जानिब से रियल स्टेट के शोबे को हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। उन्होंने रियल स्टेट के नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो बल्दी क़वानीन पर अमल करें। रियासती वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने आरण्या भवन में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी और सिलेक्शन कमेटी के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने अहदेदारों से मुखातिब होकर कहा कि तमाम मौसूल दरखास्तों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, उनमें से अहल उम्मीदवारों और नाअहल उम्मीदवारों की अलग अलग फहरिस्त बनाई जाए और उम्मीदवारों को जल्द अज जल्द डबल बेडरूम मकानात मुहैया किए जाने चाहिए। अहदेदारों ने वज़ीर ख़ज़ाना को ये इतला दी कि शहर में 11,657 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने अहदेदारों को ये हिदायत दी है कि इन तमाम मौसूला दरखास्तों में अहल अफराद का इंतखाब तेज़ी से अमल में लाया जाए।
उनमें से रियासती हुकूमत की दूसरी स्कीमात से इस्तिफादा हासिल कर चुके या किसी भी तरह की मिल्कियत रखने वाले अफराद, ज़ाती ज़मीन या मकान रखने वाले अफराद को नाअहल करार दिया जाए। वज़ीर मौसूफ ने ओहदेदारों को मज़ीद कहा कि सबसे पहले उन्हें इस बात का तयन करना होगा कि दरख्वास्त गुजारों में अहल और नाअहल उम्मीदवार कौन हैं। बज़रिए रियासती हुकूमत के तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात अहल अफराद को बिल्कुल शफाफियत के साथ मुहैया किया जाने चाहिए। सेलेक्ट कमेटी मेंबरान को मशवरा दिया गया है कि वो तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज के जरिए तैयार करदा जामे प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से अहल अफराद को मुंतखब करें। कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी ने वज़ीर फाइनेंस को बताया कि सिद्दीपेट बल्दिया के मौसूल 12 अक़साम के रिकॉर्ड से मुतालिक मालूमात के साथ हकीकी मुस्तहिकीन को किस तरह मुंतखब किया जाए और ज़रूरतमंद उम्मीदवार को इसका फ़ायदा हासिल हो। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर वी प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि नेशनल हाईवेज के लेवल कॉजवे को तरक्की देने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 2495 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उन्होंने आज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑडिटोरियम में हेल्थ असेसमेंट ऑफ ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर्स के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि रियासत भर में चीफ मिनिस्टर की जानिब से मख्तस करदा फंड से 511 ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें से अब तक 400 ब्रिजेस की तामीर मुकम्मिल हो गई है। बाकी ब्रिजेस मुख्तलिफ मराहिल में हैं, उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। अब तक इन ब्रिजेस की तामीर पर 1700 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए इन ब्रिजेस को तामीर किया जा रहा है। हैदराबाद और करीमनगर में केबल स्टार टेक्नोलॉजी से ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। प्रशांत रेड्डी ने दावा किया कि ब्रिजेस की तामीर में तेलंगाना रियासत मुल्क भर के लिए मॉडल साबित हो रहा है। ब्रिजेस के मियार का वक्तन फ़ौक़तन जायज़ा लिया जा रहा है। तेलंगाना की तश्कील से लेकर अब तक रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोग्राम के तहत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 12,000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों को बेहतर से बेहतर किए जाने के बावजूद वहां पाए जाने वाले केनाल कुंटों की वजह से कॉजवेज खराब हो रहे हैं। इसकी वजह से ऐसी सड़कों पर हाई लेवल ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। गोदावरी पर 2, मांजरा पर 3 और मानियर पर 4 बड़े ब्रिजेस की तामीर की जा रही है। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर आरएंडबी की जानिब से ब्रिजेस के अलावा चेक डैम भी तामीर किए जा रहे हैं। वज़ीर सिनेमाटोग्राफी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि शहरियान हैदराबाद को पीने के पानी की सरबराही में हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। उन्होंने आज खैरताबाद में वाक़ वाटर वर्क्स के दफ्तर में सनत नगर पायलट प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। इस मौके पर वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर में पीने के पानी को ज़ाय होने से बचाने और उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामाराव की तजवीज़ पर वाटर वर्क्स ने सनत नगर असेंबली हल्के में तजुर्बाती तौर पर एक मुनफरिद प्रोजेक्ट शुरू किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर उसे शहर भर में शुरू किया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान शहर में पीने के पानी की कहीं भी मुश्किलात पेश नहीं आई हैं। दाना किशोर उसकी जिम्मेदारी संभालने के बाद वाटर वर्क्स की खिदमत में मज़ीद बेहतरी आई है। असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आवाम को शफ़ाफ पानी सरबराह किया जा रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा आवाम को पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। सनत नगर असेंबली हल्के में ऑलवेन कॉलोनी के पास एक रिजर्वायर तामीर किया गया, जिसका 7 नवंबर को वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक़ रुकन असेंबली इंद्रसेन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना अवाम के शख्सी तफसीलात को सियासी और कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दस्तूर में अवाम की प्राइवेसी के हुकूक़ हैं, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने अवाम के शख्सी तफसीलात जामे सर्वे के ज़रिए इकट्ठा किए, उससे अवाम को वाकिफ़ नहीं करवाया, लेकिन ये तफसीलात एक खानगी इदारे के हवाले कर दी गई हैं। उन्होंने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से वजाहत करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि RTC हमलो नकल का बेहतरीन ज़रिया है, ख़ास तौर पर दही इलाकों के अवाम के लिए काफ़ी माऊन है, इसलिए मरकज़ी हुकूमत की इसमें 30% हिस्सेदारी है। वज़ीर आला KCR मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए मरकज़ी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के मोटर व्हीकल एक्ट को असेंबली में मंजूरी नहीं दी गई, फिर इस पर किस तरह अमल किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को तकरीबन 300 मारुति स्विफ्ट कारों की मंजूरी दी है, ताकि बेरोज़गार अक़लियती नौजवानों को ड्राइवर कम ओनर ड्राइवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत जारी की जा सके। इसके लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। कम से कम 8वीं जमात कामयाब लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर्स दरख्वास्त देने के अहल होंगे। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन अकबर हुसैन ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अभी मैं गुस्तावाला के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कोई से भी स्कीमात आवाम के ज़रिए पहुंच रहे हैं। इसमें कौन भी ब्रोकर इन्वॉल्वमेंट हो के आप लोग को
कोई धोखा ही आज तौर पे बता रहा है तो वो गलत बात है। आप लोग डायरेक्टली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हमारे ऑफिसर्स के पास आ सकते हैं और जो भी वो लेके कर रहा तो हमको बताइए, उसके ऊपर बराबर केस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो तेलंगाना के अवाम का एक एक रुपया मेहनतों का पैसा है। गुज़श्ता मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कई हम पे इल्ज़ामात लगे थे पूरे डिपार्टमेंट पे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो डिपार्टमेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट में आज अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन के ख़िलाफ़ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है और हम भी चीफ मिनिस्टर साहब के क़दम पे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये बता दीजिए फलाना आदमी ये लेके इनको कर रहा, बोलो इमीडिएट हम उनके ऊपर केस लगाएंगे। खास तौर पे मशीन के बारे में चल रहा है, माई मशीन्स बोल के नहीं, हर इसके बारे में साहब खास तौर पे उसी के बारे में सुनिए क्या मुझे भाई, कोई भी स्कीम हंदो, लोन हंदो, कार हंदो, मशीन हंदो, इसके बाद में कौन भी धोखा दे के किसी को झूठ बोल के धोखा करा के मैं दिलाता हूँ बोल के बोल रहा तो उसका चोर कौन भी नहीं है बरो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बरों के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से चेयरमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब से अब तक कोई एक रुपये का करप्शन हमारे सामने नहीं आया और किसी को भी कौन भी किसी को धोखा दे रहे तो उसके ऊपर बराबर एक्शन लिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि हज 2020 के लिए अब तक तकरीबन 4200 से ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं, जबकि दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है और फिलहाल रियासती आज़मीन के लिए तकरीबन 4300 आज़मीन का कोटा मुकर्रर है। मसीउल्लाह खान साहब, इस वक्त तेलंगाना का जो आज़मीन हज का है कोटा कितना है? जो लास्ट ईयर एक्सटेंड हुआ था कोटा हमारे को 4200 तक 300 तक गया था, लेकिन इस साल क्योंकि अभी 10 तारीख तक ये महीने नवंबर 10 तक अभी जो टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म्स का, इस वजह से हमारे को अब तक 4200 एप्लीकेशंस रिसीव हुए आज की डेट में। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और ख़ासकर आपके चैनल से भी मैं गुजारिश करते हैं जितने तेलंगाना के मुसलमान हैं जो हज को जाने की ख्वाहिश रखते हैं उन सबसे गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन फॉर्म आकर या हज हाउस में भी सबमिट कर सकते हैं या ऑनलाइन यहाँ पर आ गए तो हम हर चीज़ आपकी सहूलत के लिए हम बैठे हुए हैं आपके लिए। लास्ट ईयर जुमला कितने अप्लाई करे थे? लास्ट ईयर कुछ करीब हमारे पास 20,000 तक एप्लीकेशंस आए थे, 13, लेकिन उसके अंदर से थोड़ी कैटेगरी सीनियर सिटीजन्स की थी, ये थी जिसमें 13,000 एप्लीकेशन फॉर्म खाली हाजियों के थे। इस वक्त कितने एक्सपेक्टेशन है आपके? इंशाल्लाह ये साल भी हम 13,000 से बढ़ के उम्मीद कर रहे हैं और अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह इस डेट अभी एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी वो तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन नवंबर 10 जो सो लास्ट डेट रहेंगी। इस 2020 का हज ऑपरेशन कब से शुरू होने वाला है? इंशाल्लाह देखिए ये तो आगाज़ हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म ही एक आपको पहल है इसकी और इसके बाद एक के बाद एक जो सिस्टम है इसका मैंडेटरी वो उसके बाद होगा और इंशाल्लाह दिसंबर एंडिंग में या जनवरी फर्स्ट वीक में कुरानंदाजी होंगी जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर असलम परवेज़ ने एतराफ़ किया है कि यूनिवर्सिटी के तदरीसी अमले में 40% से ज़्यादा असातिज़ा उर्दू से नाबलद हैं, जिसके बाद तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी के हुक्काम किसी भी तरह की कार्रवाई से कासिर हैं क्योंकि उनके तकर्रुरात यूनिवर्सिटी क़वायद के मुताबिक साबिक़ा दौर में किए गए हैं। वाइस चांसलर ने अपने 4 साला दौरे कारकर्दगी को कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि मानू मुल्क की सरकर्दा 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से 20वें मकाम पर हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ने INN नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत की। मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत ने हैदराबाद शहर को और हैदराबाद वालों को दूसरा मौका दिया है कि एक उस्मानिया खो गई, ये उर्दू यूनिवर्सिटी ना खो जाए। ये मिली सरमाया है, उर्दू ज़बान का सरमाया है और इस शहर को अता हुआ है। उस हिसाब से शहर और शहर वालों को इससे ज़्यादा जुड़ना चाहिए। हमारे यहाँ हैदराबाद के शहर के बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ के मदरसों के बच्चे ज़्यादा हैं। मैं अपनी से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें शहर की मदद चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ आने के बाद मेरा आने का एक मकसद था और ये मैंने बारहा कही है ये बात मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, और जब यहाँ आया था पहले दिन भी मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारी जब नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी थी और मेरे बहुत से साथियों ने दरख्वास्त दी थी वाइस चांसलर बनने के लिए, मैंने दरख्वास्त नहीं दी थी क्योंकि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के तकर्रुर के लिए मैंने दरख्वास्त दी क्योंकि मैं यहाँ आना चाहता था। वजह यह है कि शमीम जराजपुरी साहब जब वाइस चांसलर हुए थे तो मैं यहाँ दिल्ली में रीजनल डायरेक्टर बना था। उन्होंने मुझे बुलाया था, बहुत कम लोग शायद इस बात को जानते हैं, और उन्होंने कहा था कि असलम परवेज़ तुम उर्दू में साइंस का काम करते हो, अब ये उर्दू यूनिवर्सिटी बन गई है, तुम्हारे लिए अच्छी जगह है, तुम इधर आ जाओ।
तो मैंने कॉलेज से अपने डिप्यूटेशन लिया और रीजनल डायरेक्टर दिल्ली का मैं बना और दिल्ली का पहला रीजनल सेंटर मैंने ही कायम किया था। लेकिन 8 महीने में मुझे अंदाज़ा हो गया कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं देखिए उर्दू का रहा हूँ, उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ और उर्दू समाज से जुड़ा हुआ हूँ, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो मुझे 5-6 महीने में अंदाज़ा हो गया कि ये उसी नहज पे काम नहीं जा रहा जैसे होना चाहिए। तो मैंने दरख्वास्त करी और 8 महीने बाद मैंने ये छोड़ दिया और वापस कॉलेज चला गया। तो उर्दू यूनिवर्सिटी से मेरी दिलचस्पी भी थी और मैंने इसको देखा भी था किस रोज़ आ रही है। और वही जो मेरे अंदेशे थे जो यहाँ के, मैंने देखा कि असातिज़ा और स्टाफ में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू नहीं आती। ऐसे लोग क्यों आए? उर्दू के लिए जिस यूनिवर्सिटी में काम होना चाहिए था, ये उर्दू यूनिवर्सिटी, देखिए जब आप BCom BSc या कोई भी मजमून उर्दू में पढ़ा रहे हैं UG या PG लेवल पे, तो उर्दू की किताबें मार्केट में तो नहीं है ना। तो जो असातिज़ा आप रखेंगे वही उर्दू की किताबें लिखेंगे। अब वो अगर ख़ुद उर्दू वाले नहीं हैं, उर्दू नहीं जानते, तो किताबें कहाँ से लिखी जाएंगी? नतीजा ये हुआ कि जब मैं यहाँ आया हूँ 2015 में चौथे वाइस चांसलर के तौर पे, 15 साल गुजर चुके थे, 16वें साल में तो बहुत से मजमून, बल्कि ज़्यादातर मजमून अंग्रेज़ी में पढ़ाए जा रहे थे। बच्चे अंग्रेज़ी में जैसी आ रही है नोट लिख रहे हैं। कुछ टीचर्स उर्दू में कुछ दे देते थे उनको या लिखवा देते थे। तो ऐसे में बच्चे को आप कहाँ उस मेयार की तवक्को रखेंगे? तो इसमें कसूर बच्चे का नहीं है, हर बच्चे में सलाहियत है। हमारा हर बच्चा सबसे बड़ी जगह हासिल कर सकता है किसी भी मैदान की, बशर्ते कि उसको तरबियत दी जाए, ग्रूमिंग की जाए, उतनी नॉलेज पहुंचाई जाए जितना और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को मिल जाती है। वो उन्हें नहीं मिलती क्योंकि वो अंग्रेज़ी से नहीं वाकिफ़ है ज़्यादा। तो जितनी अंग्रेज़ी की किताबें दूसरी यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ लेते हैं नहीं पढ़ सकते। तो उनके साथ तो और मेहनत की ज़रूरत थी, वो यहाँ कमी थी। मैं जितना दूर कर सकता था करा, और उसे इस तरह करा कि जितने अपॉइंटमेंट अपने ज़माने में किए, अच्छे टीचर्स लाया, किसी की सिफारिश नहीं सुनी और उर्दू दाल आया। अच्छा प्रोफेसर असलम साहब, ये बताइए, अब जैसा कि आपने आगे जो शुरू में तकर्रुरात थे उर्दू नहीं जानने वाले, तो उससे तलबा का नुकसान तो हुआ ही है। तो आपके अंदाज़े से यूनिवर्सिटी में ऐसा कितना तदरीसी स्टाफ होगा जो उर्दू नहीं जानते? देखिए, मैं समझता हूँ सेफ साइड में 40% तो मैं कह सकता हूँ, 40% जो उर्दू नहीं जानते, उर्दू इस्तेमाल नहीं करते। तो जब ये 40% है तो इससे तलबा का अब तक जो नुकसान हुआ उसको जो है किस तरीके से हम फुलफ़िल कर सकते हैं? कोई तरीक़ा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जा चुका, वो बच्चे अपनी मेहनत से ही जो कुछ कर सके, ख़ुद पढ़ सके, वही कर सकता है। और वो इसी तरह करते ही बच्चे, क्योंकि उनके करियर का सवाल होता है, ये टीचर के करियर का तो सवाल है नहीं। उसे तो नौकरी पक्की है, तनख्वाह भी मिल रही है, उसे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि ज़मीर में एहसास नहीं है तो कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के करियर का सवाल है, वो अपने तौर से पढ़ता है, मेहनत करता है, पास करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के अच्छे खासे प्लेसमेंट्स भी होते हैं, नौकरी भी पाते हैं। राहिब, ये 40% जो स्टाफ है इससे लाजमी है उर्दू का जो है, जो यूनिवर्सिटी उर्दू की है, लेकिन उर्दू के बजट पे इफेक्ट हुआ है और नुकसान उर्दू वालों का हुआ है बजट की वजह से। तो इनको यहाँ से कहीं और भेजने का कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते क्या? नहीं साहब, नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बाज़ाब्ता कमेटियों ने इनका तकर्रुर किया है, EC ने मंजूर किया है। तो ये तो हमारा हिस्सा है, इनको हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, इनकी खुशामद कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं। आप लोग भी कीजिए, शहर के लोग भी करें, कोशिश करें कि उर्दू पढ़ लें, उर्दू में लिखने पढ़ने लगें, और कोई चारा नहीं है इसका। हकीकी बात यही है। नहीं, क्या इनको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ कोशिश की है? मुस्तकिल की है, हर महीने ख़त लिखे हैं, पूछा है कि उर्दू में कुछ आपने लिखा, बेइंतहा मीटिंग्स करके मोटिवेट किया है। कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया लेकिन नहीं लिखा बाकी ने, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने फिर बाहर से लोग इकट्ठे किए और उनसे किताबें लिखवाई जो आज हम छप रही हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल की तारीखी इमारत की आखिरकार मरम्मत करने का फैसला किया गया है। 1 हफ्ते के अंदर इस इमारत को खाली करने की हिदायत जारी की गई हैं। हालिया मौसम बरसात में बारिश की वजह से हॉस्पिटल के छत से मलबे के टुकड़े मरीज पर गिरने के वाक़े के बाद इस तरह के वाक़यात दोबारा रौनुमा न हो, इसलिए हुकूमत ने उसकी मरम्मत करने का फ़ैसला लिया है। इस तारीखी इमारत में 350 इनपेशेंट हैं और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स है। इनको पेटला बुरुज हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल की तारीखी इमारत की मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपये भी मख्तस किए गए हैं। उसकी मरम्मत का काम आसार खदीमा और आगा खान ट्रस्ट मिलकर मुकम्मल करेंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल और रामोजी फिल्म सिटी ने नागोल और एलबी नगर मेट्रो स्टेशनों से हफ्ता और इतवार को रामोजी फिल्म सिटी तक फीडर खिदमात के लिए माहिदा किया है। NVS रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने कहा है कि इस कदम से हैदराबाद आने वाले सयाहों और हैदराबाद में रहने वालों को शहर की इन खिदमात के जरिए मदद मिलेगी। यह खिदमात 1 माह के लिए मुफ्त होंगी। आवाम मजीद तफसीलात ऑल माइल्स ऐप से हासिल कर सकते हैं या फिर नागोल
LB नगर स्टेशन पर रब्त कायम करके कर सकते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में सिक्योरिटी स्टाफ की तैयारियों की जांच के लिए तमसीली ड्रिल अंजाम दी। ये ड्रिल जुमे की सुबह की अवलीन सातों में दिल्ली एयरपोर्ट के करीब धमाको मादा के पाए जाने के पेश नज़र की गई। बम को नाकारा बनाने वाले अमले और स्नीफर डॉग्स की खिदमात इस ड्रिल के दौरान हासिल की गई। एयरपोर्ट के अहदेदारों ने बताया कि ये मामूल की मशक है जो एयरपोर्ट पर वक्फे से मुनक़िद की जाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में कहा कि बाहमी तौर से फ़ायदेमंद इलाकाई माशी पार्टनरशिप RCEP हिंदुस्तान और उस मुज़ाकरात में शामिल तमाम ममालिक के मफाद में है और सभी फ़रीक़ैन उसका मुकम्मल फ़ायदा उठाएंगे। मोदी ने बैंकॉक पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हमने वाज़ेह तौर पर मुनासिब क़रारदाद पेश किए हैं और पूरी ईमानदारी के साथ बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। हम इस मुज़ाकरात में शामिल ममालिक की अज़ाइम देखना चाहते हैं और जो भी बातें उनकी तरफ से रखी जाएंगी उन्हें कबूल करने और उनका तदारुक करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा ख्याल है कि इसके लिए गैर मुस्तहकम तिजारती खसारे को लेकर हमारी तशवीश अहम है। इस बात को भी तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की वसी मार्केट को खोलने के लिए कुछ उन इलाक़ों को भी खोल दिया जाए जहां हमारे कारोबारियों को भी फ़ायदा हो सके। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला अरेबो ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक के सरबराहान की आइंदा मीटिंग हिंदुस्तान में होगी। अरेबो ने हफ्ते के रोज़ कहा कि हम इस बात पर रजामंद हैं कि SOC रुकन ममालिक के सरबराहान की आइंदा मीटिंग हिंदुस्तान में होगी जो पहली मरतबा हमारी तंजीम के सरकारी सरबराहान की काउंसिल की सदारत करेगा। उन्होंने ताशकंद में हुई शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग के दौरान इस मेज़बानी की जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2017 में शंघाई ताउन तंजीम के मुकम्मल रुकन बने थे। शंघाई ताउन तंजीम एक बैन सरकारी तंजीम है और मौजूदा वक्त में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान 8 रुकन हैं। साथ ही इसके अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया उसके मुशाहिद मुल्क हैं, जबकि आर्मीनिया, आज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की उसके मुज़ाकिरातकार मुल्क हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि दहशतगर्दी और उसकी हिमायत करने वालों से मुकाबले के लिए मौजूदा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और निज़ाम को बग़ैर किसी इस्तिस्ना को मजबूत करने की ज़रूरत है और इस मामले में किसी भी तरह का दोहरा मियार नहीं अपनाना चाहिए। राजनाथ सिंह को उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शंघाई ताउन काउंसिल SCO के रुकन ममालिक के सरबराहों की काउंसिल की 18वीं मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे के तौर पर कहा कि दहशतगर्दी हमारे समाज में मुसलसिल अमन बिगाड़ रहे हैं और तरक्की की कोशिशों में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। SCO ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो इस मसले से निपटने के लिए मुत्तहिद हों। वज़ीर दिफा ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि आलमकारी के अमल ने रुकन ममालिक के लिए तरक्की के मौके फराहम किए हैं, लेकिन उसके साथ ही तरक्की पजीर ममालिक के लिए कई मुश्किलात भी पैदा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हफ्ते के रोज़ साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा असम्बली में कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुकर्रर किया। इसका ऐलान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हरियाणा उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और पार्टी तर्जुमान पवन खेड़ा की मौजूदगी में किया। हरियाणा के नौमुंतखब अरकान असम्बली की जुमे के रोज़ हुई मीटिंग में कानून साज पार्टी का लीडर बनाए जाने का फैसला कांग्रेस सदर सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया था। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस साल 50वें इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद गोवा में किया जाएगा और मशहूर फिल्म अदाकार रजनीकांत को इसमें स्पेशल आइकन अवार्ड से नवाजा जाएगा। जावड़ेकर ने हफ्ते को नामानिगारों को बताया कि ये 50वां फिल्म फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर तक गोवा में मुनक़िद किया जाएगा और इसमें 20 और 21 नवंबर को स्पेशल आइकन अवार्ड रजनीकांत को दिया जाएगा। इनके अलावा बैनुल-अक़वामी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रांसीसी अदाकार इज़ाबेल होपर्ट को दिया जाएगा। इस फेस्टिवल की खासियत ये भी होगी कि इसमें ख़वातीन फिल्म डायरेक्टर्स की 50 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी और इसमें हिंदुस्तान की ख़वातीन का सिनेमा में ताउन के बारे में बताया जाएगा। ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक बड़ा कदम होगा। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। RTC का हुकूमत में इंज़माम नामुमकिन, तेलंगाना कैबिनेट का फैसला। RTC के हड़ताली मुलाजिमीन को हुकूमत की आखिरी मोहल्लत, 5 नवंबर तक ड्यूटी पर न लौटने पर सभी रूट्स को खानगियाने की धमकी। मुतालबात की मुकम्मल यकसुई तक हड़ताल जारी रखने RTC JSE का फैसला, एहतजाज का शेड्यूल जारी। कपास के किसान दरमियानी अफराज से रुजू न हो, मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने खरीदारी के मराकज़ के लिए तैयारियों का लिया जायजा।
اور مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کا 40% تدریسی عملہ اردو سے نابلد، وائس چانسلر کا اعتراف۔ ناظرین، اس نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے INN چینل۔